हाँ, तू कहाँ गया था? हाँ, क्यों नहीं आ रहा था? दिया बाती, हाँ। इसके नए नए भगवान डेवलप हुए हैं जो रात में दिया बाती करने वाले। ये उस दिन गया था 7:20 पे, है ना? 7:20 पे जाने को। हाँ, 7:15 पे। और इसने मेरे को गोली दी, मैथ्स वाले सर को गोली दी। बोला कि, और 7:15 पे तो तेरा भाई आ गया था। हाँ, तो जब उससे पहले आ गया था तो उसने आके दी, बोला कि ऐसी रबड़ की गोली दी है जो। कोई बात नहीं है। अच्छा बेटा है तू। तो हमारे लिए एक चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। क्या टॉपिक है? वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज की हम बात करते भी हैं कि रिसोर्सेज है। रिसोर्स है मतलब जल संसाधन। क्या मतलब है इसका? संसाधन। आप जानते भी होंगे कि कोई भी ऐसी चीज जो हमारे जरूरत को कंप्लीट करती है वही क्या कहलाती है? रिसोर्स। और पानी का यूज पता भी होगा आपको, पानी बहुत ज्यादा उपयोग में आता है, हमारे डेली लाइफ में भी यूज करते हैं अपन पानी। तो पहले मैं ये समझू कि सर ये पानी है क्या, हमारी पृथ्वी पर कितना परसेंट पानी है। तो हम उसको समझते हैं, एक स्फीयर होता है जिसको जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। कैसे समझोगे आप इसको, जलमंडल को? कि हमारी पूरी पृथ्वी को अगर मैं ऐसे सर्कल में बनाऊं तो मेरे को तीन पार्ट दिखाई देंगे। तीन पार्ट दिखाई देंगे आपको। एक दिखाई देगा पानी वाला पार्ट, एक दिखाई देगा हवा वाला पार्ट, एक आपको दिखाई देगा जमीन वाला पार्ट, लैंड वाला पार्ट। तो एयर वाला जो पार्ट है तो हम उसको तो जानते हैं एटमॉस्फेयर, जिसको वातावरण भी कहते हैं हम। क्या कहते हैं? वातावरण। लैंड वाला पार्ट जिसको कहते हैं हम लिथोस्फेयर, इसको हम स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडल। और एक पार्ट है जिसका नाम है हाइड्रोस्फीयर। क्या नाम है? हाइड्रोस्फीयर। पूछा गया क्वेश्चन है, हाइड्रोस्फीयर में सबसे ज्यादा क्या होता है, या क्या किसके बारे में हम हाइड्रोस्फीयर में स्टडी करते हैं? तो इसका हिंदी में तो मतलब तो कोई दिक्कत ही नहीं, हिंदी वालों के लिए दिक्कत नहीं आती क्योंकि जल मंडल है। क्या मंडल है? हिंदी। इंग्लिश वालों के लिए दिक्कत है थोड़ी सी, कि हाइड्रो का मतलब वाटर है। हाइड्रो का मतलब क्या है? वाटर है। अब मैं अगर इसको कहूं कि सर हाइड्रो का मतलब वाटर है तो इसको कैसे हम पढ़ेंगे? तो अगर मैं पूरी अर्थ की बात करूं, पृथ्वी की बात करूं, तो हमारी पृथ्वी पर 3/4 एरिया पर हमें पानी दिखाई देगा। कितने क्षेत्रफल पर है? मतलब अप्रोक्सीमेटली ऐसे तो बोलिए आपकी 71% तो जो है वो वाटर है, और बाकी 29% पर जो है वो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। ऐसे ही तो बोलते हैं हम कि ओशियन कितने एरिया पर है? 71% पर समुद्र। और जो है हमारे पास कॉन्टिनेंट महाद्वीप कितने एरिया पर है? तो हम तो बस इसी एरिया पर रहते हैं ना, ये तो पूरा पानी है। बट इसका भी पानी का अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें, तो इस पानी को भी अगर देखें तो हमारी पूरा का पूरा ओशियनिक वाटर इतना है, इसका ओनली 95% तो हमें समुद्रों में दिखाई देगा पानी। कहाँ पर दिखाई देगा? समुद्र में। अगर समुद्र में दिखाई दे रहा है आपको इतना पानी, तो हमारे लिए कौन सा पानी इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए जो 5% बचा हुआ है, इस 5% से में से भी हमारे लिए फ्रेश वाटर तो ओनली कितना है? 1.5% के अराउंड। हमें तो बस मतलब है ना कौन सा वाटर हम यूज कर पाएंगे? फ्रेश वाटर। कौन सा पानी यूज कर पाएंगे? साफ पानी। हमारे लिए साफ पानी तो इंपॉर्टेंट है, और साफ पानी कितना है? 1.5। तो अब ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया कि आपको साफ पानी कहां कहां से मिलेगा, कि फ्रेश वाटर के सोर्स क्या है, साफ पानी के सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, ये पूछा गया एक बार क्वेश्चन। देखो ये इसकी तो बात करेंगे नहीं हम, क्योंकि समुद्र के पानी को अगर आपको यूजफुल बनाना है तो नमक को हटाओ, फिर उसकी क्लीनिंग करो, बहुत ज्यादा प्रोसेस है। तो वो तो मेहनत वाला काम हो गया अपने लिए। बात आ गई हमारे पास फ्रेश वाटर की। फ्रेश वाटर या तो आपको रेन बारिश से मिलेगा, बारिश का पानी भी प्योर ही है, भाई उड़कर गया है। उसके बाद आपको या तो ग्राउंड वाटर मिलेगा, ग्राउंड वाटर मतलब जमीन से निकाला गया पानी मिलेगा, या आपको नदियों तालाबों में, नदियों में भी आपको पौंड में मिलेगा, तालाब में मिलेगा। तो रिवर और पौंड बोलिए आप। रिवर और पौंड में आया कहाँ से सर? ये ग्लेशियर भी बोल सकते हैं हम। बर्फ में भी हमें साफ पानी मिलता है, तो ग्लेशियर पिघलते हैं, उससे साफ पानी मिल रहा है हमें। बारिश होती है उससे साफ पानी मिल रहा है, और हमें ग्राउंड से साफ पानी मिल रहा है, मिलता ही है ये। तो अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं
ये हिंदी मीडियम वालों को आ रहा है ना बेटा समझ में? भाई कोई वर्ड देखो, लिखने की बात है तो लिखने के लिए तो मैं अलग से तुम्हें बोल दूंगा कि बोर्ड पे लिखूंगा ना, तो फिर डबल टाइम जाएगा अपना। भाई बारिश को बोल ही रहा हूँ हिंदी में, भाई इसको ग्राउंड वाटर को जल बोल ही रहा हूँ कि जमीन वाला पानी, रिवर को नदी बोल ही रहा हूँ मैं, है ना, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है सर वाटर किस तरीके का रिसोर्स है। सर वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, वाटर एक रिन्यू हो सकता है। कैसा है? रिन्यू हो सकता है। मतलब मैं इसको कहता हूं सर ये नवीकरणीय है। क्या ये नवीकरणीय का मतलब है सर इसको बार बार रीयूज किया करना पॉसिबल है, या इसको रिन्यू किया जा सकता है। सर वाई क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है सर पानी को रिन्यूएबल क्यों कहते हैं? आपको पता है पानी रिन्यूएबल है? सर बताओ तो सही क्यों कहते हैं? ये भी दिक्कत है। सर पानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदलता रहता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है, इसीलिए हम पानी को रिन्यूएबल या नवीकरणीय कहते हैं। सर क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस फ्लो होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में। कौन सी साइकिल में? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को आप बोलिए जो वाटर साइकिल, क्या बोलिए? वाटर साइकिल। और जानते हो ये जल जो है प्रक्रम बोलिए आप, जल चक्रण बोलिए, कि पानी एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। मान लो आपके पास समुद्र में पानी भरा हुआ है, समुद्र में क्या भरा हुआ? पानी भरा हुआ है, इसको बोलेंगे ओशियनिक वाटर। अब धूप आई तो पानी उड़ गया क्या? उड़ेगा, इसको बोलेंगे इवेपोरेशन। क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण हो गया ना ये। क्या हो गया? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब यहाँ से लिक्विड किस में, द्रव किस में बदल गया? गैस में। किस में बदल गया? तो अब यहाँ से बादल बनेंगे, बादल बनेंगे संघनन या जिसको बोलते हैं हम कंडेंसेशन से। किससे बादल बनेंगे? कंडेंसेशन। सिंपल बात है। कंडेंसेशन जिसको संघनन कहते हैं। बादल बन गए हमारे पास, बादल बनने के बाद वापस बारिश होगी, जिसको बारिश को हम बोलते हैं बारिश हो गई, प्रेसिपिटेशन हो गया। प्रेसिपिटेशन का तो इतना मतलब है बूंद बूंद, आप साइंस में भी पढ़ा होगा, प्रेसिपिटेट नीचे जमा हो जाता है, तो मतलब क्लाउड का, बादलों का पानी नीचे आना क्या कहलाता है? प्रेसिपिटेट। वो इसको बारिश होना कहते हैं हम। अब कुछ पानी तो वापस ग्राउंड में चला जाएगा, कुछ पानी पेड़ पौधों के थ्रू वापस चला जाएगा। हो गया ना ग्राउंड रिचार्ज। कुछ पानी जमीन में चला गया, कुछ पानी ऊपर चला गया वापस। ऐसा ही तो होता है। और ग्राउंड में पानी का जाना हो कहलाता है इनफिल्ट्रेशन। क्या कहलाता है? इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का हिंदी में तो सिंपल इतना मतलब है, छन छन कर पानी का जमीन में जाना क्या कहलाता है? इनफिल्ट्रेशन। और पेड़ पौधों के थ्रू ये ट्रांसपीरेशन से वापस चला जाता है। क्या नाम है? ट्रांसपीरेशन। और हमने साइंस में पढ़ा भी था ट्रांसपीरेशन। ये वाष्पीकरण है, ये वाष्पो उत्सर्जन है। क्या नाम है? कि पेड़ पौधों के थ्रू जो पानी है वो वेपर में, वाष्प में बदला और एनवायरमेंट में चला गया। यही तो होता है वाष्पोत्सर्जन की दर से ही तो पानी, जो पेड़ पौधे अपना पानी जो है सुबह निकालते हैं, मतलब सुबह जो है पेड़ पौधों के ऊपर ओस क्यों आती है? वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन से। और वो वापस कहाँ चला जाता है? अब देखो यहाँ से, यहाँ लिक्विड था, गैस था, फिर लिक्विड आ गया, फिर वापस लिक्विड में, और कुछ पानी ग्लेशियर में चला जाएगा, और फिर वापस ये गैस में। तो एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, ऐसी साइकिल को क्या कहते हैं हम? तो कन्वर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम वन साइकिल टू वन फॉर्म टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, another form known as the हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। पानी का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना क्या कहलाता है? जल चक्रण या जल साइकिल हो जाएगा। सिंपल बात है। अब समस्या क्या है? पानी तो बहुत है हमारी पृथ्वी पर, फिर भी कहीं पर पानी ज्यादा होने के बावजूद भी समस्या है। कहीं ना कुछ तो समस्या है, कहीं बारिश नहीं हुई है, कहीं खारा पानी है, कहीं पर बेड क्वालिटी है पानी की, तो पानी की समस्या होती है। अब पानी की समस्या को हम अगर समझें, ऐसी चीजें जो है ना, अब बच्चे हर टाइम पे क्या करते रहते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी करते रहेंगे जो कमेंट, और वो मैडम कुछ नहीं करती ऑनलाइन, क्या करती? कमेंट पढ़ती है बस, सिंपल। और टॉपिक 45 एक घंटे में 2 टॉपिक समझाएगी बस,
वे 2 भी आ जाए तो ठीक, नहीं तो क्या करते हैं, आया रीड किया और हो गया काम। तो अगर मैं यहाँ पर कहूं कि पानी बहुत है हमारी पृथ्वी पर, पानी बहुत है फिर भी पानी की समस्या है, और पानी की समस्या को बोलते हैं हम वाटर स्केरसिटी। क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, वाटर स्केरसिटी को हिंदी में कहते हैं पानी की कमी। क्या बोलते हैं हम? पानी की कमी। तो सिंपल सा एक लाइन में अगर मैं पानी की कमी को कहूं तो शॉर्टेज ऑफ वाटर कहेंगे हम, या इनसफिशिएंट वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन। एक इंसान के लिए पानी अगर नहीं मिल रहा है तो हम उसको वाटर स्केरसिटी कहेंगे या पानी की कमी कहेंगे। तो हिंदी में अगर इंग्लिश में लिखें अपन इसको तो सिंपल सी बात है, शॉर्टेज ऑफ वाटर नॉन एज द वाटर स्केरसिटी। आपको ये वर्ड ही इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब कमी होता है। स्केरसिटी का इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए तो कमी मतलब कमी है, उनको तो कुछ समझने की जरूरत नहीं, अपने आप में ही लिखा हुआ है कि पानी की कमी होना पानी की कमी कहलाता है। अगर लोगों के लिए पानी नहीं मिल रहा है तो पानी की कमी है और उसको पानी की कमी कहते हैं। दिक्कत है क्यों आई, समस्या ये कि पानी की कमी एक्चुअली में आई क्यों, ये क्वेश्चन है। सर पहली बात तो आपको कितने लोगों को पता है कि ये सिंपल सा क्वेश्चन कि पानी क्या है, पानी का यूज बता दीजिए मुझे। नहाने धोने में, पीने में और ऐसी चीजों में हम यूज कर सकते हैं, तो उसको बताऊं क्या? उसकी जरूरत ही नहीं है भाई, पानी का कहाँ कहाँ उपयोग लेंगे, अभी पढ़ेंगे अपन मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट पे। अब वाई वाटर स्केरसिटी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पानी की कमी क्यों आती है। सर पानी की कमी क्यों है, इसको अगर आप पार्टिसिपेट करके आप बोलो तो बताइए क्यों होती होगी पानी की कमी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, या पहला वर्ड बोलिए आप कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन बोलिए। आप क्या बोलिए? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? यहाँ पर कहीं पानी कम है, कहीं पानी ज्यादा है, इसलिए भी कभी कभी क्या होता है, पानी की समस्या आ जाती है। दूसरी बात, कम बारिश हुई होगी, क्या बोलोगे आप कि लो रेनफॉल, क्या हुआ होगा? कम बारिश हुई होगी। क्या हुई होगी? कम बारिश हुई होगी। तीसरी बात, पानी साफ नहीं होगा, तो क्या बोलोगे आप इसको? बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। हाँ, बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। पानी जो है वो साफ नहीं है, पानी क्या है? साफ नहीं है। और एक्सेसिव यूज, एक ही आदमी ने सबसे ज्यादा उपयोग कर लिया, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, कि पानी का उपयोग जो है वो आपने ज्यादा कर लिया, या आपने ओवर इरिगेशन कर दिया। ये भी एक समस्या ही है, ओवर इरिगेशन, कि आपने अति जो है सिंचाई कर दिया, आपने जो है इरिगेशन ज्यादा कर दिया, है ना, फसल को पानी क्या दे दिया आपने? ज्यादा दे दिया। या और बोलिए आप, ये बोलिए कि ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। भाई यार सिंपल सी बात है, अगर इंसान बढ़ेगा तो क्या पानी की जरूरत बढ़ेगी क्या? पानी बढ़ेगी तो इंसान, ह्यूमन भी तो एक फैक्टर ही हुआ ना। इसको हम दूसरे वर्ड में समझते हैं अर्बनाइजेशन। क्या समझते हैं? अर्बनाइजेशन, कि शहरीकरण बढ़ गया है, लोग गांव से शहरों की तरफ आ गए और एक ही जगह पर प्रेशर बढ़ रहा है। भाई अगर आप ओवर यूज करोगे, जमीन के पानी को ज्यादा निकालोगे, तो सिंपल सी बात है समस्या है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि अर्बनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शहरीकरण, शहरीकरण। ये एक और बता रहा था, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, कि अगर आप एक लिमिट से ज्यादा शोषण करोगे पानी का तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन बोल सकते हो आप। और क्या हो सकता है बताइए, और क्या हो सकता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या बोलोगे आप? इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखो इनके इम्पैक्ट देखेंगे, अभी इंडस्ट्री का जो वाटर है वो पानी जो है, जैसे कहा जाता है अगर 1 लीटर जो है खराब पानी 8 लीटर जो साफ पानी है उसको खराब करता है। 1 लीटर इंडस्ट्री का, उद्योग का पानी जो है वो 8 लीटर साफ पानी को जो है वो खराब करता है। तो ये पूछा जाता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी पानी की समस्या आती है।
बहुत सारे और भी फैक्टर हो सकते हैं, बट आपको 5 याद कर लेने, सिंपल बात 5 याद करने हैं कि उद्योग बढ़ गए हैं, जनसंख्या बढ़ गई है, लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, बारिश कम हो रही है, कहीं पानी कम है कहीं ज्यादा है। जैसे मैं कहूं, अगर इंडिया का मैप बनाकर मैं समझाऊं कि कहाँ पर ज्यादा है कहाँ पर नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? सर यहाँ पर जहां बारिश ही नहीं होती वहां पानी कहाँ से आएगा? तो अपने रेगिस्तान वाले एरिया में यहाँ पर पानी नहीं है। अब तो खैर इंदिरा गांधी आ गई है इधर, तो हमने पानी की समस्या को खत्म करने की जरूरत की। मतलब इसको भी बोलते हैं प्लानिंग करना। भाई प्लानिंग क्यों करेंगे? जहां पानी नहीं है वहां पानी, यहाँ हमेशा पानी रहता है, चेरापूंजी मौसिनराम मेघालय में। क्यों? क्योंकि बारिश ही बहुत ज्यादा होती। अभी देखा होगा तुमने, आसाम में बाढ़ आ रही है। आसाम में बाढ़ क्यों आई? क्योंकि यहाँ से बारिश बहुत ज्यादा हुई ग्लेशियर में या चाइना वाले रीजन में, और बहकर ये आसाम के बाढ़ जो एरियाज है उनमें पानी आ गया ब्रह्मपुत्र नदी में। देखा? तो यानी अब ये इनके लिए पानी खराब है, ये अब इनके पीने का है क्या ये पानी? ये तो और इनकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। चेन्नई की बात करें, चेन्नई में पानी की कमी नहीं है, बट खारा पानी है, बेड क्वालिटी है। दिल्ली वालों के लिए पानी की कमी है क्या? नहीं है, दिल्ली में यमुना कंटिन्यूस है, बट यमुना का पानी पी पाओगे क्या आप? सबसे खराब पानी हो रहा। गंगा नदी की क्वालिटी जो है उसको बोलेंगे बेड क्वालिटी। तो यानी पानी की समस्या के लिए बहुत सारे फैक्टर जो है उत्तरदायी हो सकते हैं। तो हमारी सरकार बहुत सारे तरीके अपनाती है पानी को बचाने के। जैसे एक जल जीवन मिशन, क्या नाम है? जल जीवन मिशन, कि हर घर को, एक फैमिली को 55 लीटर क्या मिलेगा? पानी मिलेगा। तो इसका तो अपने को यही वर्ड अंडरलाइन करना है, जल जीवन मिशन। जल ही जीवन है बोलिए आप। देखो इसका आंसर लिखने का तरीका होता है, जल जीवन मिशन का ऑब्जेक्टिव जल ही जीवन है। क्या बोलोगे आप? जल ही जीवन। आप हिंदी और इंग्लिश में लिखते होंगे ना, वाटर पर ऐसे, पानी पर आता है निबंध लिखना, तो पानी पर निबंध लिखने के लिए बोलोगे तो जल ही जीवन है लिखोगे। यहाँ पर आप बोलोगे कि एवरी हाउस होल्ड, एवरी हाउस होल्ड कनेक्टेड विद टेप वाटर, टेप वाटर। हर घर को किससे जोड़ा जाएगा? नल से। हर घर को किससे जोड़ा जाएगा? और एक फैमिली को कितना लीटर का पानी मिलेगा? 55 लीटर पर डे, 55 लीटर पर डे। और जल ही जीवन भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक मिशन है, भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक मिशन है। आ जाएगा जल ही जीवन। हर घर को कितना पानी मिलेगा? 55 लीटर। सिंपल है। अब देखिए, अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पानी की कमी है तो हमें पानी को बचाना है, तो हमें वाटर का क्या करना पड़ेगा? कंजर्वेशन। क्या करना पड़ेगा? या वाटर का क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट। क्या करना पड़ेगा? मतलब हमें पानी का प्रबंधन और संरक्षण करना पड़ेगा। पानी का क्या करना पड़ेगा? संरक्षण और प्रबंधन करना पड़ेगा। भाई पानी नहीं तो क्या हो जाएगा? बर्बाद। तो पानी का प्रबंधन, संरक्षण और मैनेजमेंट, कंजर्वेशन करने के लिए हमें कुछ तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे डैम बना दिया आपने, ओवर इरिगेशन पर कंट्रोल कर लो, अर्बनाइजेशन को रोको, क्वालिटी जो है खराब हो रही है उसको साफ करने की कोशिश करो। भाई इनके जस्ट उल्टा कर दो, कहीं कम ज्यादा है पानी तो आप जहां कम है पानी वहां सप्लाई करो। लो रेनफॉल है तो आप ऐसे पेड़ लगाओ जिससे बारिश आने के चांस बढ़ जाए। बेड क्वालिटी है तो उसको साफ करने की कोशिश करो। एक्सेसिव यूज है तो कंट्रोल करो कि कौन यूज कर रहा। तो क्या करोगे आप? उसका मैनेजमेंट करोगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? इसका प्लानिंग। आया पानी समझ में? अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि पानी से हमारे भारत में कितने % बिजली बनाई जाती है। जनरली पूछा जाता है कि पानी से भारत के अंदर लगभग 22% बिजली पानी से बनती है। वैसे तो मैं कहूँ कि भारत में सबसे ज्यादा बिजली कहीं से बनती है? सबसे ज्यादा बिजली बनती है कोयले से। किससे? कोयले से, लगभग 43%। बाकी और भी बहुत सारे सोर्स है, सोलर है, विंड है, वाटर है, कोल है, बट सबसे ज्यादा जो है वो कोयले से बनती है, और उसके बाद पानी से बनती है। इसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। अब देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है, पहली बात तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंट,
आजादी के बाद भारत में बहुत सारे जो है हमने डैम बनाए। हमने इन आजादी के बाद बहुत सारे मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट बनाए। तो पहली बार अब हमारे सामने एक टॉपिक आता है जिसको कहते हैं हम डैम। क्या कहते हैं सर? फिर पढ़ेंगे कि डैम के सबूत कहाँ कहाँ मिले हैं हमें। पहले डैम को तो समझे। डैम को हम हिंदी में कहते हैं बेटा बांध। देखा होगा लोग घूमने जाते हैं यहाँ पर, तो शानदार जगह होती है। जैसे अपने बिसलपुर हमारे कोटा की तरफ भी वो बरदा डैम का गेट खुल गया होगा, मस्त मजे है। अभी कानोता का जाते होंगे इधर, कानोता वाले डैम पे। बरदा डैम में मतलब ऐसे चादर चल जाती है। डैम क्या होता है? कुछ नहीं, ऐसी एक दीवार है, ठीक है। इस दीवार को मैं कैसे करता हूँ, इस तरीके से बना लेता हूँ। अब ये क्या करता है, इधर से नदी बहकर आ रही है। अब इस नदी के नेचुरल फ्लो को रोकने के लिए जो ऑब्स्ट्रक्ट और बैरियर है, जो रुकावट है, वही क्या कहलाती है? डैम। अ बैरियर विच रेस्ट्रिक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर। एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी दीवार जो नदी के प्राकृतिक जो फ्लो है, वो बह रहा है, उसको रोकने के लिए जो स्ट्रक्चर बनाई जाती है, जो दीवार है, वही क्या कहलाती है? इट रेस्ट्रिक्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर। सिंपल सी बात है। बांध कुछ नहीं है। बांध से आपको ये दिखेगा सर स्ट्रक्चर, क्या दिखेगा? एक ढांचा दिखेगा आपको। क्या दिखेगा? अब ये स्ट्रक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके पीछे का पानी। इसको बोलते हैं रिजर्वायर। क्या बोलते हैं? रिजर्वायर। रिजर्वायर का मतलब है जहां पानी भरा हुआ, जलाशय। क्या बोलते हैं हम इसको? जलाशय। अब देखो, ये दीवार मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दीवार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दीवार से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने इसको टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा। टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का मंदिर कहा जवाहरलाल नेहरू ने। किसको? डैम को। ध्यान रखना, मल्टीपर्पज को नहीं, डैम को जो है जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर या टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा। क्यों? जैसे एक मंदिर में आप जाते हो तो सबके लिए कुछ ना कुछ मिलता है। ऐसे ही अगर डैम में जाओगे, आप बांध में के पास जाओगे, तो आप वहां नहा सकते हो, इरिगेशन कर सकते हो, ड्रिंकिंग कर सकते हो, फिशिंग कर सकते हो, घूम सकते हो, कुछ भी करो आप, कुछ भी कर सकते हो। इसीलिए क्या टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने क्यों कहा होगा डैम को? इसका एक और रीजन है, क्योंकि ये इकोनॉमी को बूस्ट करने में काम आता। क्यों? क्योंकि आजादी के बाद डैम जो है वो बहुत लार्ज लेवल पर बनाए गए थे। पहले क्या होता था, डैम एक ही पर्पज के लिए बनाया जाता था कि आपको बाढ़ फ्लड को रोकना, या कहीं जो है आपको स्टोर करना है पानी को, पानी पीने के लिए उपलब्ध करवाना, ड्रिंकिंग के लिए, तो एक पर्पज के लिए बनता था। बट आजकल डैम मल्टीपर्पज के लिए बनने लग गया। तो क्या बोलोगे आप इसको कि जवाहरलाल नेहरू ने इसको टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा? किसको? डैम को। और डैम क्या है? एक नेचुरल बैरियर है, या एक बैरियर है, अ बैरियर, अ बैरियर विच विच रेस्ट्रिक्ट द विच रेस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ, या नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर। कि नदी के जो अवरोध को, प्रवाह को जो रोकता है, वो क्या कहलाता है? बांध कहलाता है। और क्वेश्चन क्या आता है इसमें कि इट कंसिडर्ड एज अ रिजर्वायर रादर देन द स्ट्रक्चर, या इट इज इंपॉर्टेंट, मतलब ये बोलिए आप कि ये रिजर्वायर, इसका पानी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डैम को स्ट्रक्चर ना समझकर हम ज्यादा क्या कंसिडर करते हैं? जलाशय मानते हैं। लिखा हुआ है कोटेशन। फिर बात आती है सर, डैम जो है उसके अलग अलग प्रकार है। डैम के क्या है? अलग अलग टाइप आपको दिखाई देते हैं। अगर मैं कहूंगा सर हाइट के अनुसार, किसके अनुसार? ऊंचाई के अनुसार अगर देखूंगा मैं, तो आपको देखेंगे हाई डैम। क्या देखेंगे? ऊंचे ऊंचे डैम। जैसे कहते हैं कि 10 मीटर से ऊपर की हाइट है तो उसको क्या बोलेंगे हम? हाई डैम। 10 मीटर से भी ऊपर ऊंचाई के जो भी डैम है, जनरली मानकर चलते हैं हम, उसको हाई डैम कहते हैं। फिर आते हैं एक मीडियम डैम, मध्यम ऊंचाई वाले। ये लगभग 5 मीटर से 10 मीटर के बीच के जो है, उनको बोलते हैं मीडियम डैम। क्या कहते हैं? मीडियम। और अगर लो डैम है, नीचे सबसे नीचे वाले, उसको बोलते हैं 5 मीटर से नीचे के जो डैम है, उसको कहते हैं हम लो डैम।
मतलब हाइट के अनुसार अगर हम कहें डैम, हाई डैम, मीडियम डैम और सबसे ऊंचे, मध्यम और निचले, ठीक है, आ जाएगा। अगर हम कहें कि स्ट्रक्चर के आधार पर देखें, अगर हम स्ट्रक्चर बोलिए आप या मटेरियल के आधार पर देखिए, उसके क्या उपयोग में लिया है आपने, ऐसा बोलिए, या तो लकड़ी के, या आपको लोहे के डैम मिलेंगे या मिट्टी के डैम मिलेंगे। किसके डैम मिलेंगे? मिट्टी के भी मिलते हैं। अपने यहाँ करौली में पांचना डैम है, मिट्टी से बनाया गया पूरा का पूरा डैम। बेसलपुर डैम आरसीसी लोहे से बनाया गया। तो आपको बोलेंगे, आपको मिलेगा ये टिम्बर, क्या मिलेगा? टिम्बर या मशीन मेसेनरी डैम बोल सकते हो आप, मशीन मतलब लोहे वाले डैम। और एक बोलोगे आप मिट्टी वाले डैम, जैसे सोइल डैम बोलिए आप इसको, क्या बोलिए, ठीक है। तो एक तो लकड़ी वाले डैम या मेटल वाले डैम। पुराने लकड़ी तो पुराने टाइम पर यूज करते थे, आजकल तो क्या यूज करते हैं, लोहा यूज करते हैं। पुराने टाइम पर मिट्टी के भी डैम होते थे। आजकल के जो डैम हैं वो रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट आरसीसी के बनते हैं, है ना, जिसमें हम छत, घर की छत के ऊपर भी लगाते हैं। तो आप क्या बोलोगे सर, डैम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बट हम क्या कंसिडर करके चलते हैं इसको, रिजर्वायर। और इसको टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू। अब बात आती है सर, इसके सबूत पहले भी मिले हैं क्या, एविडेंस, क्या सर, कहाँ कहाँ से आपको डैम के सबूत मिलते हैं? क्या पहले भी डैम थे क्या? सर पहले डैम तो थे, बट एक पर्पज वाले थे। बट डैम तो थे, बट उनको हम कहते थे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। क्या कहते थे? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। मतलब एक ढांचा मिलता था जिसके सबूत हमें बहुत सारी जगह से मिले। पांच हमें सबूत मिले। कितने सबूत मिले? पांच सबूत मिले। हम उन पांचों सबूत को समझने की जाएगा, सिंपल है। पांच आपको डैम दिखाई देंगे। देखो अपने को टाइम तो कितना होगा, श्री रंगावेरा नियर अलाहाबाद, चंद्रगुप्त मौर्य, एविडेंस कलिंग, नागार्जुन कोंडा, बेन्नूर, भोपाल लेक 14th सेंचुरी का सीरी फोर्ट, ठीक है। डिक्रिएशन डैम, ठीक है, ठीक है, डैम, हाँ। नहीं वैसे तो मैंने तो 30 ही मिनट पढ़ाया अभी, अपन टाइम भी तो ले रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं ना। एक टॉपिक पढ़ने के बाद रुक भी तो रहे हैं अपन, हाँ। ये हिंदी वाले आ तो रहा है ना, तो मैं इम्पोर्टेंट भाई बुक में। अब देखो, बुक में भी आप देख सकते हैं, बुक लाने के लिए इसलिए बोला जाता है कि आपका कौन सा टॉपिक चल रहा है। और वैसे ये टॉपिक आसान है, इसमें कोई हिंदी इंग्लिश का कोई इतना फर्क नहीं है। एक आम जो नॉर्मल बच्चा है ना, ये तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी बिल्कुल ही नहीं आती। इस मार्केट में क्या है, वो बच्चे जो है, या तो गलती ये होती है कि वो डायरेक्ट 10वीं में आ गए, जो कच्चे पैदा हो जाते हैं जिसका सब्लिमेशन हुआ, जो बीच वाली स्टेट आई नहीं, डायरेक्ट ही क्या है, सॉलिड किस में बदला होगा, गैस में। लिक्विड तो आया ही नहीं, तो लिक्विड नहीं आएगा तो इनको पता ही नहीं कि दर्द कहाँ हुआ है या कुछ चीजें कहाँ से चलती है। सिंपल सी बात है भाई साहब। जो लोग स्टेट एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे बढ़ते हैं ना, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है कि कहाँ कहाँ से हमें जो है वो डैम के सबूत मिले हैं, ठीक है। डैम के सबूतों को हम कहते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है पुराने टाइम पर हमें अलग अलग जगह से सबूत देखने को मिले हैं, और हमने देखे भी है, ये थोड़े बहुत देखा। वो पहली बार गंगा नदी पर, पहली बात आपको सबसे ज्यादा जो एक सोफिस्टिकेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, श्री रंगावेरापुरम, श्री रंगावेरापुरम। और ये कहाँ पर है, ये इलाहाबाद में। कहाँ पर है? इलाहाबाद का पुराना नाम, अभी नया नाम क्या है? प्रयागराज।
और गंगा यमुना सरस्वती तीनों मिलती है, तो पहली बार वहां से हमें सबूत देखने को मिले। दूसरा, अगर मैं ये कहूं कि सबसे ज्यादा डैम किसने बनाए, सर सबसे ज्यादा डैम बनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। लेक्स बनाए, झील बनाई, रिवर्स बनाए और पौंड तालाब बनाए। सबसे ज्यादा उसी के टाइम पर जो है कैनाल, नहरों का निर्माण हुआ। नहरों का निर्माण भी किसके टाइम पर सबसे ज्यादा हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर सबसे ज्यादा हुआ। फिर क्वेश्चन आता है, सर हमें जो है 11वीं सेंचुरी का एक आर्टिफिशियल लेक देखने को मिलता है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक देखने को मिलता है। और ये आर्टिफिशियल लेक का नाम है भोपाल लेक। क्या नाम है? भोपाल लेक। और भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की राजधानी। किसकी राजधानी? मध्य प्रदेश की। उसके बाद क्वेश्चन आता है, सर हमें 4-5 जगह से एविडेंस, सबूत मिले हैं जहां डैम ही मिले हैं हमें। क्या मिले? डैम। जैसे मुझे 4 जगह के एविडेंस फेमस है। जो पहला हमें ध्यान रखना है कि कलिंग उड़ीसा। क्या नाम है? कलिंग उड़ीसा। कलिंग का युद्ध मैंने बताया वो, तो कलिंग और अशोक सम्राट वाला जो युद्ध है, तो कलिंग उड़ीसा में पहली बार हमें सबूत देखने को मिला है। उसके बाद कोल्हापुरी चप्पल, जो कोल्हापुरी महाराष्ट्र है, वहां पर हमें सबूत देखने को मिला। उसके बाद कोंडा, नागार्जुन कोंडा, ये नागार्जुन कोंडा डैम भी है और रिवर भी है, नागार्जुन रिवर। तो यहाँ ये क्या है? आंध्रा में। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद हमें एक और जगह से वेन्यूर कर्नाटक से हमें सबूत देखने को मिले हैं। किसके? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के या डैम के। मतलब डैम नया नहीं है, बहुत समय से पहले से ही डैम लोग बनाते आ रहे हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि एक हौज खास में, किसमें? हौज खास दिल्ली में एक टैंक बनाया। क्या बनाया? एक बड़ा सारा, एक कमरे के आकार का एक टैंक बनाया इल्तुतमिश ने। राजा का नाम ध्यान रखना है बेटा, इल्तुतमिश ने एक 14 सेंचुरी के अंदर एक बड़ा सारा टैंक बनाया इल्तुतमिश ने। और कौन सी नदी, किस फोर्ट के लिए? सीरी फोर्ट के लिए। सीरी फोर्ट में इनको पानी सप्लाई करना था इल्तुतमिश को, तो उन्होंने हौज खास दिल्ली में एक टैंक बनाया। 5 जगह से हमें सबूत देखने को मिलते हैं। किसके? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर के। अब दिक्कत ये आती है कि सर कौन सी नदी पर कौन सा डैम है, फिर हम उसको आगे बढ़ेंगे कि कौन से डैम के लिए क्या लड़ाइयां हुई, जिसको बोलते हैं इंटर वाटर डिस्प्यूट। जैसे टेरी डैम आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऐसे 2 आंदोलन दिए हुए, एक कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट दिया हुआ है। फिर हम कहेंगे ये नुकसान है कि जब डैम बनाते हैं तो उसके नुकसान है हमें। तो मैं एक मैप बनाता हूं कि कौन सी नदी पर आपको कौन सा डैम देखने को मिलेगा और कहाँ देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं पूरा इंडिया का मैप बनाऊं सीबीएसई वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ से मैप आता ही है। आपको ध्यान रखना है लोकेशन, नदी नहीं बनवाएगा वो, लोकेशन पूछेगा कि कौन से स्टेट में। अपने लिए तो टिक द करेक्ट में, आरबीएससी वालों के लिए तो टिक द करेक्ट इंपॉर्टेंट है ही। तो अगर मैं इसको पूरा मैप के तरीके से बनाऊं तो हम बना सकते हैं इसको आसानी से। क्या कर सकते हैं? आसानी से। पहली बात तो बेटा आपको नदियां ध्यान रखनी कि कौन सी नदी कहां पर है, और अगर आपको नदियां याद हो जाती है तो सिंपल सी बात है, डैम बनाना आसान है। देखो यहाँ पर वो इंद्रस रिवर ऐसे निकलती है, तो इसकी बहुत सारी सहायक नदियां आपको देखने को मिलेगी, है ना? ऐसे ही आती है ना, पंजाब में जो 5 नदियां, सतलज, ब्यास, रावी वाली जो नदियां हैं, वो देखने को मिलेगी आपको। उसके बाद आपको यहाँ पर चंबल नदी ऐसे जाती हुई मिलेगी, बनास नदी ऐसे आएगी, या ऐसे बोलिए आप, गंगा नदी ऐसे बह रही है, ब्रह्मपुत्रा ऐसे बह रही है। यहाँ 3 नदियां हैं, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। 3 नदियां ऐसे हैं। बस एक नर्मदा नदी यहाँ बना दो,
और यहाँ सोन रिवर बना दो, यहाँ महानदी बना दो, हो गया डैम, सारे हो जाएंगे अभी। देखो पहला डैम आपको देखने को मिलेगा चेनाब नदी पर। कहाँ देखने को मिलेगा? चेनाब रिवर है, इंडस के ट्रिब्यूटरी, इंडस की सहायक नदी है। और यहाँ जम्मू कश्मीर में आपको सलाल प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। कौन सा डैम? अब देखो गंगा की सहायक नदी है एक भागीरथी, गंगा बनती है भागीरथी और अलकनंदा से। गंगा नदी कहाँ से? उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा, दो नदियां मिलाकर बाद में गंगा बनाती है। तो इस भागीरथी नदी पर एक डैम देखने को मिलेगा जिसका नाम है टेरी डैम। टेरी डैम, यहाँ एक आंदोलन भी पढ़ेंगे जिसका नाम है टेरी डैम आंदोलन। यहाँ पर एक आंदोलन हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा, बीज बचाओ आंदोलन, उत्तराखंड में पढ़ा था क्या पिछली क्लास में? तो टेरी डैम उत्तराखंड में है। टेरी डैम कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और इस पर कौन सी नदी? वैसे तो गंगा लिखेंगे हम, वैसे तो क्या लिखेंगे, बट आप गंगा नदी याद नहीं हो तो भागीरथी भी है, भागीरथी भी ऑप्शन में हो तो भागीरथी भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर आपको दिखागा सतलज और ब्यास, दो नदियों के संगम पर पंजाब में और हरियाणा में, या पंजाब और हिमाचल में भाखड़ा नांगल डैम। क्या नाम है? भाखड़ा नांगल डैम, जहां से इंदिरा गांधी नहर जो है निकल रही है। तो भाखड़ा तो हिमाचल प्रदेश में है और नांगल पंजाब में है। भाखड़ा तो कहाँ है? हिमाचल में, और नांगल कहाँ है? पंजाब में। तो भाखड़ा नांगल डैम जहां से हरीके बेरा, जहां से चंबल नदी जहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, तो वो है भाखड़ा नांगल डैम। देखो तीन वर्ड आएंगे हम पढ़ेंगे, एक आएगा लार्जेस्ट सबसे बड़ा डैम, एक लॉन्गेस्ट सबसे लंबा डैम, एक आएगा हाईएस्ट ग्रेविटी सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा। तीन वर्ड आते हैं, सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा। ये तीनों डैम के नाम आपको याद रखने होते हैं। लार्जेस्ट टेरी डैम, लार्जेस्ट कौन सा है? इसके पीछे देखो, डैम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिजर्वायर जलाशय। तो इसका गोविंद सागर जलाशय विश्व का, भारत का सबसे बड़ा जलाशय। तो आपको टेरी डैम ध्यान रखना है। लॉन्गेस्ट सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट सबसे लंबा है हीरा बेटा, हीरा बेटा यहाँ है। और हीरा जो है हीराकुंड डैम, क्या नाम है? और हीराकुंड डैम है उड़ीसा में। और उड़ीसा में ये नदी है कौन सी? महानदी। कौन सी नदी है ये? महानदी। तो महानदी पर आपको उड़ीसा में हीराकुंड डैम देखने को मिलेगा, उड़ीसा में आ जाएगा। उसके बाद हाईएस्ट ग्रेविटी, जहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है, तो भाखड़ा नांगल डैम। कौन सा डैम है? भाखड़ा नांगल। भाखड़ा तो कहाँ है? हिमाचल में। नांगल कहाँ है? पंजाब में। तो यहाँ से हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, सबसे ऊंचा डैम। यहाँ लिफ्टों की जरूरत नहीं है, पानी ऑटोमेटिक बहकर आता है, इसीलिए तो इंदिरा गांधी नहर वहां से बनाई है। उसके बाद राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में से मध्य प्रदेश से होकर चंबल नदी ऐसे बहती है और यमुना में मिल जाती है अपने सवाई माधोपुर के बाद से। तो यहाँ पर आपको जब स्टार्टिंग होती है चंबल नदी, तो वहां देखने को मिलेगा आपको गांधी सागर। क्या नाम है? फिर अपने रावत बाटा चित्तौड़ में चली जाती है नदी, तो उसका नाम है राणा प्रताप सागर। क्या नाम है? फिर उसके बाद ये जब आगे बढ़ती है तो पहले कोटा बैराज जाएगा, फिर उसके बाद जवाहर सागर डैम आएगा। तो ये सारे किस नदी पर है? चंबल नदी। ऐसे यहां बना देता हूं मैं चंबल नदी को ऐसे। तो पहले गांधी सागर कहाँ मिलेगा? गांधी सागर मध्य प्रदेश में। फिर आपको रावत बाटा, रावत बाटा या राणा प्रताप सागर, रावत बाटा भी पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पर ये चित्तौड़गढ़ में, नाम क्या है? राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप। बट अगर चित्तौड़ नहीं आएगा अपन तो राजस्थान लिखेंगे ना। यहाँ पर आपको कोटा बैराज देखने को मिलेगा, यहाँ पर जवाहर सागर डैम देखने को मिलेगा। ये दोनों ही कोटा में है। और ये कौन सी नदी पर है? ये सारा डैम चंबल पर। किस पर है? चंबल। बाद में ये चंबल यमुना में मिलती है, फिर यमुना गंगा में मिलती है। यहाँ पर आपको एक डैम देखने को मिलेगा जो नर्मदा नदी है,
नर्मदा नदी उल्टी बहती है, सारी नदियां उधर जाती है, तो नर्मदा और तापी इधर बहती है। तो यहाँ पर नर्मदा नदी पर एक डैम है जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम। कौन सा डैम है? सरदार सरोवर डैम। तुम्हें पता भी होगा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है यहाँ पर। क्या है? स्टेज सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, है ना, भारत के लौह पुरुष की मूर्ति है यहाँ पर सरदार सरोवर डैम। और यहाँ ये है गुजरात में। कहाँ पर है? और गुजरात कहाँ है? भारत में। और यहाँ कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। यहाँ पर एक आंदोलन भी होगा जिसको पढ़ाएंगे अभी, नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या नाम है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कृष्णा है। ये तो गोदावरी है, ये है कृष्णा। तो ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, ये कावेरी है। यहाँ कृष्णा की एक सहायक नदी है तुंगभद्रा। क्या नाम है? और तुंगभद्रा रिवर, और ये है कर्नाटक में। मजा आ रहा है? अरे मुझे पता है मजा आ रहा है, पता ही नहीं ये क्या पढ़ा रहे हैं। बेटा बहुत सही चीज पढ़ा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। आप अगर ऐसे देखोगे ना उसमें किताब में कुछ नहीं आएगा समझ में। अजीब अजीब नाम है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, तो आप याद करें। यहाँ पर तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा डैम है, और ये है कर्नाटक में। किसमें? यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर एक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की जिसका नाम है कोयना। क्या नाम है? कोयना। कोई नहीं, कोई नहीं, इसका एक डिस्प्यूट पढ़ेंगे हम, कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। ये कोयना नदी है, कोयना रिवर है, कोयना डैम है, और ये पड़ेगा महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ेगा? यहाँ उल्टी एक और नदी बहती है जिसका नाम है पेरियार नदी। और पेरियार वो निक्कर साहब, ध्यान है क्या? ईवी पेरियार रमा स्वामी निक्कर, जातिवाद को खत्म करने में बहुत बड़ा योगदान था। तो पेरियार टाइगर रिजर्व पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो पेरियार नदी भी है, पेरियार नेशनल पार्क भी है, ईवी पेरियार रमा स्वामी निक्कर भी है। और ये कहाँ है? केरल। यहाँ पर एक मेट्यूर डैम है, कावेरी की सहायक नदी, तमिलनाडु में, मेट्यूर डैम। क्या नाम है? मेट्यूर डैम। और ये मेट्यूर डैम कहाँ है? तमिलनाडु। अभी पढ़ा ना अपने आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन सागर बोल लिया आप यहाँ पे, नागार्जुन कोंडा। और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद आपको महानदी दिखी गया। यहाँ पर एक देखो, एक्चुअल में पता है यहाँ पर एक ग्लेशियर है अंकलेश्वर। अंकलेश्वर ऐसे सर्कुलर फॉर्म में एक ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर से 4 नदियां निकलती है। एक गंगा नदी में चली जाती है सोन, एक इधर महानदी निकल जाती है, एक इधर गोदावरी की तरफ आती है, और एक नर्मदा नदी निकल जाती है। मतलब इसको बोलते हैं सर्कुलर ट्रिब्यूटरीज। यहाँ सर्कुलर में आइए, सारे मध्य प्रदेश पे यहाँ से सोन नदी और बिहार और यूपी बॉर्डर पर गंगा की सहायक नदी है, और रिहंद डैम है इस पर। कौन सा डैम है? रिहंद। अब देखो यहाँ गंगा नदी के सहायक नदियां हैं, 3-4 डैम है यहाँ पर। पहले पहले क्या होता था, दामोदर नदी में हमेशा बाढ़ आती थी, इसीलिए इसको सोरो ऑफ बंगाल, बंगाल का शोक कहा जाता था दामोदर नदी को। बट अब क्या करा, इसमें बाढ़ नहीं आती है अब। क्यों नहीं आती? क्योंकि इस पर कंटिन्यूअस बहुत सारे डैम बना दिए गए, बहुत सारे बांध बना दिए गए, तिलिया, पंचेत, मैथोन, कंटिन्यूअस 3 डैम बनाए। तो अब वो पानी जो है वो फ्लो रुक गया वहां पर ही, इसीलिए अब दामोदर नदी पर बाढ़ नहीं आती। वरना दामोदर नदी को 1989 से पहले, 1989 से पहले क्या कहते थे? सोरो ऑफ बंगाल। क्या कहते थे? जैसे बिहार की शोक, बिहार का शोक या सोरो ऑफ बिहार, कोसी नदी। क्या नाम है? कोसी। ऐसे ही सोरो ऑफ बंगाल, दामोदर नदी। इस दामोदर नदी की एक सहायक नदी है बराकार। क्या नाम है? दामोदर नदी की एक सहायक नदी है बराकार। और इस बराकार नदी पर ये 3 डैम हैं, तिलिया, मैथोन और पंचेत। हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, हो जाएगा। कि यहाँ लिख लेना आपको नदी का नाम,
यहाँ लिख लेना है आपको डैम का नाम, और यहाँ लिख लेना आपको कौन से स्टेट में है। ऐसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर मैं कल चेक करूंगा आपका, कल आप कंप्लीट करके रहें, ठीक है। कौन सी नदी पर कौन सा डैम है और कौन से स्टेट में है, हो जाएगा। अब इस सारी चीजों के बाद हमारे पास एक चीज आती है जिसको कहते, तो अब हम पढ़ते हैं क्या, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। तो नाम है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। पहली बात तो ये जो है इसको कहते हैं हिंदी में बहुउद्देश्य, मतलब एक से ज्यादा उद्देश्य हैं इसके। मल्टीपर्पज का क्या मतलब है, जैसे ये लड़की है तो ये मल्टीपर्पज में है, इसका कुछ भी यूज कर ले हम, कर सकते हैं ना। ये अंडे दे सकता है या और कुछ काम कर सकता है, पॉसिबल है। तो हमारे सामने, अरे भाई साहब ये लड़का ही है कि तू, हाँ चलो कोई बात नहीं है, तेरा बहुउद्देश्य उपयोग में लिया जा सकता है। क्या लिया जा सकता है, देखो अब पहली बात तो ये आजादी के बाद आए हैं। क्वेश्चन आता है कि आजादी के बाद भारत के अंदर कॉन्सेप्ट कौन सा आया है। क्वेश्चन आता है सर पहले तो डैम जो है एक ही पर्पज के लिए बनाए जाते थे, अब जो डैम है आजादी के बाद डैम किस पर्पज के लिए बनाने लग गए। पहले क्या था, जब उत्तराखंड, पहली बार जब उत्तराखंड के अंदर जो डैम बनाया था ना, उत्तराखंड के अंदर कौन सा डैम है अभी, टेरी डैम। कौन सा डैम है, टेरी डैम। तो ये जब बनाया था तो वहां पर क्या है, सोइल इरोजन ज्यादा होता था तो इसलिए बनाया था, उसका और कोई उद्देश्य नहीं था, या वहां पर थोड़ा पानी की जो है प्रॉब्लम आती थी तो इसलिए बनाया था। ऐसे ही एक हमने पढ़ा हीराकुंड डैम, क्या नाम है, जब हीराकुंड डैम बनाया था तो हमेशा उड़ीसा में बाढ़ आती रहती, तो ये फ्लड कंट्रोल के लिए बनाया था। किसके लिए बनाया था, और पता होगा कहाँ पर है ये, माना। बट ये जो एक और डैम बनाया हमने भाखड़ा नांगल वाला, कौन सा डैम, भाखड़ा नांगल डैम सतलज ब्यास रिवर पर है, वहां नदी भी बोली तो थी, मैंने लिखी नहीं थी। हाँ सतलज ब्यास रिवर, क्या नाम है, सतलुज, सतलुज ब्यास रिवर। और ये जब बनाया था तो इसका काम था इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, बिजली बनाना। बट आजकल हम इससे क्या करते हैं, सिंचाई भी करते हैं, इरिगेशन भी करते हैं। तो पहली बार तो वाई डैम कंसिडर एज अ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, क्योंकि इसके बहुत सारा ज्यादा उपयोग हो सकते हैं। तो ये तो फायदे ही बोलो आप इनको, तो क्या बोलिए, फायदे ही बोलिए, बट इसके नुकसान भी है बेटा, इसको बोलते हैं डिसएडवांटेज, क्या कहते हैं। वैसे तो एक बात बताऊं, यही क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे उतने में ही हो जाएगा ये टॉपिक, कि फायदे क्या है और नुकसान क्या है। आप फायदे गिन लो और नुकसान गिन लो। फायदे और नुकसान आसान है, जैसे कि मेरे लिए मैं कहूं कि क्या फायदे हैं, तो फायदे तो सर हम पानी में से नहा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बढ़िया मस्त घूम सकते हैं। तो घूमने चलें क्या, चलें। तो ये है हमारे पास बीसलपुर डैम। तो बीसलपुर डैम गए हम तो वहां से पानी लोग इरिगेशन कर सकते हैं, क्या सिंचाई कर सकते हैं। हम वहां जाएंगे तो क्या अब हम पानी पी सकते हैं क्या वहां, तो हम ड्रिंकिंग में भी यूज कर सकते हैं क्या। अब अगर हमें गर्मी लग रही है तो हम पानी से क्या बना लेंगे वहां, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे क्या। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना पानी से क्या कहलाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, क्या कहलाता है। और पानी से बिजली कितना परसेंट बनती है, 22%। हम घूमने ही तो जा रहे हैं, घूमने को क्या कहते हैं हम, टूरिज्म। किसी को मछलियां पसंद है, खेलना मछलियों के साथ, मछलियों को मारना नहीं है, मछलियों के साथ क्या करना है आपको, खेलना है, क्योंकि सुंदर होती है मछलियां, तेरे से तो सुंदर ही है, अरे तेरे से तो सुंदर ही है वो, तो फिशिंग के लिए उपयोग में ले लेंगे। तू तो मछला है, हाँ तो मछला है, फिशिंग के लिए यूज कर सकते। अब देखो
जमीन में अगर आपको दिखेगा कि पानी की कमी है तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे कुइयां बना देंगे, है ना, वेल्स, छोटे कुइयां बना देंगे, और उसमें पानी तो हम क्या कर सकते हैं उसको रिक्रिएशन के लिए, किसके लिए, दोबारा हम पेड़ पौधे लगा सकते हैं। और भाई साहब मुझे तो क्या है, घूमना पसंद है, तो मुझे नज़ारे देखने हैं, तो मैं बोट में बैठूंगा और मैं क्या करने चला जाऊंगा, सैर करने या चीजें हम, तो इसको बोलते हैं इनलैंड, जमीन पर इनलैंड नेविगेशन में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नाविक बन सकते हैं ना, हम जमीन पर बोट लेकर जा सकते हैं। तो ये कुछ उपयोग है, इसीलिए हम मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट बनाते हैं। भाई बहुउद्देश्य परियोजना के कुछ लाभ है, फायदे हैं, इसीलिए तो हम इनको बनाते हैं, इसलिए तो बनाते होंगे। अब हमारे सामने है कि इनसे कुछ नुकसान भी है, हमारे पास क्या है, इनसे कुछ नुकसान भी है, और हम इन नुकसानों को गिनाएं तो सबसे बड़ी समस्या, अच्छा एक और भी है, देखो कि ये हमारे लिए सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं। किसको रोकते हैं, सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं, है ना, मृदा अपरदन को भी क्या करते हैं ये, रोकते हैं। या एक और तरीका, कभी कभी ये फ्लड को जो है कंट्रोल भी करते हैं, बाढ़ नियंत्रण में भी काम आते हैं, बट कभी कभी ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर करने का क्या मतलब है, कभी कभी अगर गलती से डैम टूट गया ना, भाई साहब आने वाली पुश्तें भी बह जाएगी, कुछ नहीं बचेगा। देखा होगा बहुत बार, वो उत्तराखंड में एक डैम टूटा था, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाला, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, पूरा का पूरा पहाड़ में लैंड स्लाइड हुई, और वहां दो तीन गांव थे वो साथ में बहकर आ गए। देखा है तुमने, गुजरात के अंदर एक बार डैम टूटने से बाढ़ आई थी, भाई साहब बाढ़, डैम टूट जाता है ना तो पता नहीं कितने लोगों को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। और डैम आता है तो डैम के कुछ नुकसान है बेटा, नुकसान है। पहली बात तो जिनकी जमीन जाती है ना उनसे पूछो दर्द क्या होता है। भाई आपको तो पॉपकॉर्न खाने में मजा आता है, देख ले तू पॉपकॉर्न के जगह पे बैठ के, दर्द उसको होता है, तू करके देख ले, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर उन लोगों की, जिन लोगों की जमीन जाती है उनको दर्द होता है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट। लार्ज स्केल क्या, डिस्प्लेसमेंट, कि मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, विस्थापन होता है, क्या होता है, विस्थापन होता है। अब बताइए, जो पानी में नेचुरल फ्लो में जो जानवर रहते हैं, एक्वेटिक लाइफ, जो जलीय जीव है, जो फल बहते हुए पानी में रहते हैं, क्या उनकी जो है लाइफ डिस्टर्ब नहीं होगी क्या, तो डिस्टर्ब द डिस्टर्ब द एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ। और बताइए आप, लार्ज स्केल पर देखो, मिट्टी बहकर आती है, आपने उस मिट्टी को बहने नहीं दिया, एक जगह पर जमा कर दिया, तो वो सेडिमेंट एक ही जगह जमा होंगे, तो लार्ज सेडिमेंट क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, सेडिमेंट क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो अगर कहीं सेडिमेंट जो है डिपॉजिट हो जाते हैं, अवसाद जमा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वहां की जमीन बर्बाद हो जाती है, तो सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, क्या कम होती है, सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, मिट्टी की उर्वरकता क्या होती है, कम होती है। नेचुरल वेजिटेशन, जो वहां पेड़ पौधे हैं वो किस में डूब जाते हैं, पानी में, तो कैसे बोलोगे आप, एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होती है, और नेचुरल वेजिटेशन जो है सबमर्ज हो जाते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति, वेजिटेशन सबमर्ज्ड, डूब जाते हैं, क्या हो जाते हैं। अब देखिए, आप कहीं पर कंटिन्यूअस पानी भरा हुआ है बहुत लंबे समय से, क्या पृथ्वी की चट्टानों पर प्रेशर नहीं बढ़ेगा क्या, फोर्स लगेगा, तो लैंडस्लाइड होने के चांस है, मतलब ऐसा बोलिए कि भूकंप आने के चांस बढ़ते हैं, चांस ऑफ अर्थक्वेक इंक्रीज, अर्थक्वेक इंक्रीज, कि भूकंप आने के चांस बढ़ जाते हैं। गलती से अगर टूट जाए तो ये मानिए कि फ्लड को ट्रिगर करते हैं,
फ्लड को क्या करते हैं ये? ट्रिगर। देखो कंट्रोल में भी काम आते हैं, बट फ्लड को बढ़ाने में भी काम आते हैं, क्योंकि ऐसे नेचुरल फ्लड से इतना अफेक्ट नहीं होता जितना डैम टूटने से होगा। अगर गलती से डैम टूट भी जाए, ट्रिगर भी कर रहा है, तो सोइल का इरोजन भी होगा लार्ज स्केल पर। लार्ज स्केल पर क्या होगा? सॉइल का इरोजन होगा। और बताइए आप कि कितने नुकसान और भी बहुत सारे हो सकते हैं। बताइए और क्या है। आदिवासी लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है इसमें, जो लोग जंगल है। तो अब आप कहीं पर डैम बनाते हो, कहीं पर मल्टीपर्पज, तो आपको पेड़ भी काटने पड़ते हैं, तो डिफोरेस्टेशन भी एक इसका फैक्टर ही हो सकता है ना। लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट भी है, पैसा भी लगेगा आपको। फायदे भी है तो कुछ नुकसान भी है। इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है पानी में रहने वाले जानवर जो है, एक्वेटिक लाइफ सबसे मेन है। और दूसरा है लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा है सबसे ज्यादा फ्लड ट्रिगर होते हैं। बाकी और तो हम झेल लेते हैं, बट ये बाढ़ आने का और ये डिस्प्लेसमेंट, इनसे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए कभी कभी ऐसा बोलिए कि क्वेश्चन आता है कि जब हम डैम बनाते हैं तो इंटर वाटर डिस्प्यूट होते हैं। क्या होते हैं? इंटर वाटर डिस्प्यूट का मतलब है इंटर वाटर स्टेट डिस्प्यूट, या ऐसा बोलिए इंटर स्टेट, अंतरराज्य जो लड़ाई है वो बढ़ती है, एक स्टेट दूसरे स्टेट से। तुम बताओ कि हिमाचल प्रदेश से कोई नदी आ रही है, उस नदी का पानी पंजाब में आ रहा है। अब हिमाचल प्रदेश अगर डैम बना लेगा, क्या पंजाब के लोगों को समस्या आएगी क्या? सिंपल सी बात है, आएगी। तो क्या वो लोग आंदोलन नहीं करेंगे क्या? यही होते हैं लड़ाई झगड़े, यही क्या होते हैं। तो हमारी बुक में हमने दो डिस्प्यूट दिए हुए हैं इंटर वाटर डिस्प्यूट में, तो एक ही दिया है वैसे तो, कृष्णा गोदावरी वाला। बट एक नाम और दिया है जिसको कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। क्या नाम है? तो एक दो दो आंदोलनों के बारे में, एक तीसरा टेरी डैम आंदोलन भी। तो मैं तीनों के बारे में बता देता हूँ कि लड़ाई झगड़े कौन से हैं। फिर उसके बाद इसका पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, फिर आएगा कि हम बारिश के पानी को कैसे बचाएंगे। बारिश के पानी को हम कैसे बचाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे इंटर वाटर डिस्प्यूट है। अच्छा, स्क्रीनशॉट अंदर से ले लेंगे फिर इसमें से, है ना, मैंने भूल गया मैं। कोई बात नहीं है, क्लास तो डली जाएगी, वहां से ले लेंगे अपन स्क्रीनशॉट। पॉज ही तो करना था। चलो, कि क्वेश्चन आता है कि इंटर वाटर डिस्प्यूट होते हैं किसकी वजह से? डैम बनाने की वजह से। तो अब हमारे सामने ये तीन चीजें हैं जो इंटर वाटर डिस्प्यूट की वजह से आती है। पहला आप बोल सकते हैं कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। एक आता है आपको सामने टेरी डैम आंदोलन। टेरी डैम आंदोलन। और एक है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। देखो बेटा, टाइम तो लग रहा है, बट ये है कि क्लियरिटी है टॉपिक में। ये नहीं कि, ऐसा नहीं कि मैं चीज टॉपिक छोड़ रहा हूँ, वर्ड छोड़ रहा हूँ, नहीं। वरना अभी मैं करवाने में तो जल्दी भी करवा देता है इसको। बट टॉपिक, क्योंकि तुम पहली बार ही पढ़ रहे हो, तो तुम्हें टॉपिक का जब रिवीजन करेंगे ना अपन, तो रिवीजन में तो इतना बताने की, रिवीजन में तो अपन है ना, इसको आधा घंटे भी नहीं लगता, 20-25 मिनट में टिका देता हूँ मैं इस चैप्टर को। तो अगर हम कहें यहाँ पर, देखो नर्मदा नदी, तुम पता है तुम्हें नर्मदा नदी गुजरात में है, ये तो पता ही होगा कि यहाँ पर नर्मदा नदी है, यहाँ पर सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था। जब सरदार सरोवर डैम बनाया जा रहा था, तो जब लोगों ने आंदोलन करना स्टार्ट किया, तो उस आंदोलन को क्या कहते हैं हम? नर्मदा बचाओ। क्वेश्चन आता है सर क्यों हुआ? सर क्यों हुआ? सर नर्मदा नदी पर कौन सा डैम बनाना था? सर नर्मदा नदी पर कौन सा डैम बनाना था? सरदार सरोवर डैम बनाना था। हो जाएगा। अब क्या है, पहली बार जब ये डैम बनाया गया था सरदार सरोवर डैम,
तो इसमें कुछ लोगों को बेनिफिट हुआ था, कुछ लोगों को क्या हुआ था, बेनिफिट, बट कुछ लोगों को नुकसान हुआ था इससे। अगर मैं नुकसान की बात करूं तो जो आदिवासी लोग हैं उन आदिवासी लोगों को भगाया जा रहा था, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट हुआ था। आदिवासी लोगों को क्या किया था, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट किया था, मतलब उनको भगाया जा रहा था। बट यहाँ पर जो फायदा हो रहा था वो हो रहा था अर्बन सेंटर को, जो शहर के लोग हैं उनको पीने का पानी मिल रहा था, और जो बड़े बड़े किसान हैं, लार्ज फार्मर, उनको भी इससे फायदा हो रहा था, क्योंकि उनको इरिगेशन की फैसिलिटी मिल रही थी, है ना, सिंचाई की फैसिलिटी इनको मिल रही थी। इसलिए भी नर्मदा नदी को के सरदार सरोवर डैम बनना चाहिए। तो क्या है नर्मदा बचाओ आंदोलन, कुछ नहीं सर, एनजीओ है ये। क्या है ये, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अ सरकारी, गैर सरकारी संगठन है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है। ये प्रॉफिट नहीं कमाने की सोचता, ये लोगों का भला करने की सोचता। तो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन एक एनजीओ है। इसने कहा कोई बात नहीं, आप डैम बना लो, बट जिन लोगों की जमीन डैम में चली गई है उन लोगों को आप लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या दो, फुल रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी, फुल रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी, कि उनको क्या दो, कि जहां भेज रहे हो आप उनके जाने के लिए वहां जमीन या उनके लिए घर बना कर दो। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। पहले तो कि डैम बनना ही नहीं चाहिए, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो क्या था कि डैम बनना ही नहीं चाहिए, चलो बना भी दिया, तो जो जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको क्या देना चाहिए आपको। अब जब डैम बन गया ना, देखो ये डैम राजस्थान के लोगों के लिए भी बेनिफिट है, इससे डैम से राजस्थान के कुछ गांवों को बेनिफिट है। गांव बता, राजस्थान के कुछ गांवों को बेनिफिट है और कुछ गुजरात के गांव हैं जिनको बेनिफिट है। उसमें अगर मैं कहूं कि अगर मैं गुजरात के कुछ एरियाज है जिनमें गुजरात के कुछ गांव हैं, 9,000 ऐसे कुछ गांव हैं, और राजस्थान के कुछ गांव हैं जिनको बेनिफिट हुआ है, और ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, दोनों के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। अगर मैं ये कहूं कि गुजरात के जो गांव हैं वो है 9,490, 9,490 गांव हैं गुजरात के जिनको इनसे बेनिफिट हुआ, और राजस्थान के लगभग 124 गांव हैं जिनसे को इनसे बेनिफिट हुआ। तो यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है गुजरात के अंदर हुआ, सरदार सरोवर डैम के खिलाफ हुआ, और किस लिए हुआ कि सबको क्या चाहिए, फुल रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी, पुनर्निवास। फिर बात आती है सर टेरी डैम। सर टेरी डैम उत्तराखंड में भागीरथी रिवर पर जब बनाया जा रहा था तो बोला जा रहा था कि इनको क्या चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये किसान जो है परेशान कर रहे थे। परेशान परेशान कैसे, कि यहाँ जो है एक सिंथेटिक सिंथेटिक सीड्स का यूज कर रहे थे, वही आएगा इसमें, है ना, और कुछ नहीं है यहाँ पर कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करेंगे, सॉरी, हम दूसरी खेती नहीं करेंगे, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, सिंथेटिक सीड्स का यूज नहीं करेंगे, बाकी कुछ नहीं दिया। कहाँ पर है ये, उत्तराखंड में। कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है, कृष्णा गोदावरी वाला डिस्प्यूट इंपॉर्टेंट है। कृष्णा गोदावरी नदी पर जो लड़ाई झगड़ा हुआ वो ही इंपॉर्टेंट है, और कृष्णा गोदावरी नदी जो है दोनों का संगम है। यहाँ पर महाराष्ट्र में एक डैम बनाया जिसको कहते हैं कोयना डैम, क्या नाम है, पढ़ाया ये तो मैंने अभी। देखो कैसे बनाएंगे हम इसको, देखो डायग्राम से ही बन जाएगा, ये डायग्राम से हो जाएगा। आपको पता है यहाँ गोदावरी नदी है, यहाँ कृष्णा रिवर है। अब ये गोदावरी कृष्णा का जो है इंटरलिंक प्रोजेक्ट है ये एक। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में एक डैम बनाया गया जिसका नाम है कोयना डैम, कोयना। अब देखिए यहाँ कर्नाटक है,
यहाँ आंध्र प्रदेश है इधर की तरफ, और इधर की तरफ है महाराष्ट्र। देखो पहली बात तो कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट है कर्नाटक और आंध्रा के बीच। क्वेश्चन पूछा गया है किसके बीच है? कर्नाटक और आंध्रा के बीच। क्यों हुआ सर? जब महाराष्ट्र ने कोयना रिवर पर कोयना डैम बनाया तो डाउन स्ट्रीम पर नीचे की तरफ पानी का फ्लो क्या हो गया? कम हो गया। कहां पर? डाउन स्ट्रीम पर। डाउन स्ट्रीम नीचे की तरफ पानी का फ्लो कम हो गया कृष्णा नदी में, तो कर्नाटक ने कहा कि हमें भी आधा पानी दो, आंध्र प्रदेश ने कहा हमें भी आधा पानी दो। तो ये डिस्प्यूट किस किस के बीच है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच, कर्नाटक और आंध्रा के बीच। सर क्यों हुआ? सर को महाराष्ट्र में कौन सा डैम बनाया? कोयना डैम, कोयना नदी पर, इसीलिए ये डिस्प्यूट हुआ। और इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी नदियां या मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट कौन से डिस्प्यूट क्रिएट करती है? इंटर स्टेट डिस्प्यूट क्रिएट करती। हो जाएगा, सिंपल है। तो अब हमारे सामने आता है कि हम अब बारिश के पानी को कैसे बचाएंगे। अब हमारे सामने है, बट मैंने सुना कल कि ये जो है ना बहुत गरीब है, रियल में बहुत गरीब है। इस दुनिया में जितने गरीब नहीं है ना, उन गरीबी रेखा से भी गरीब है ये। जिनके घर पे कार है, कार में भी सभी तरह की है, इनके घर है बढ़िया से बनाया हुआ, ये उस तरीके गरीब है। हाँ, जो इनकी इनकम 8 लाख से भी ज्यादा है फिर भी ये राशन लेने चले जाते हैं, ये उस तरीके के गरीब है जो सरकार को लूटने का काम करते हैं। ये सोचते हैं बोला कि ये कॉकरोच पार्टी जो है या कोई भी है सब सही कर रही है। अरे भाई साहब ये क्या है, ये अरे इनसे कहा जाए ना बोला कि प्रोटेस्ट करने तुम चले जाओ, ये नहीं जाएंगे, बस बातें करेंगे। कल इसके भाई ने मेरा 1 घंटे टाइम खराब किया। 7 बजे आया, 7 बजे से 8:30 बजे तक ओनली एक बात पर डिस्कशन हुआ कि कॉकरोच पार्टी को स्कूल, ये गांव में स्कूल वालों ने पीटा। उस हाँ, गांव वालों ने बोला पीटा तो क्यों पीटा? सिंपल बात इतनी है, किसी की प्राइवेसी के अंदर कोई दो लोग कमरे के अंदर बंद है, तो अगर उन कमरे में घुसेगा तो नहीं पीटेंगे तेरे को? तो प्राइवेसी के अंदर कौन घुसने देगा तेरे को? ये बात सिंपल सी अगर लोगों को समझ में आ जाए, लोगों को समझ में आ जाए तो लड़ाई झगड़े ही बंद है। दो लोग कंफर्ट में हैं, तो अगर जाएगा तो डंडे की मारेंगे। वो तो एक ने मारा, दो मारते और भी दोनों ही उठ के मारते। तो ये वाली बात है। अब हमारे सामने आता है कि बारिश है, पानी को बचाना ये नहीं कि पानी खत्म हो गया तो क्यों हो गया, ये नहीं सोचते कि पानी को बचा ही लेंगे हम। बारिश आती है, बारिश के पानी को बचा ले, इतनी समस्या है तेरे तो पेट दर्द हो रहा है तो हम करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या करते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को बचाने का तरीका हर एरिया में अलग है। तो अपने राजस्थान में भी बहुत ज्यादा फेमस है। बारिश के पानी को बचाने का तरीका क्या है? पहली बात तो हमें सबसे साफ पानी कहाँ से मिलता है? तो और उसको क्या कहते हैं? पालर पानी। क्या कहते हैं? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज रेन वाटर, इज रेन वाटर। बारिश का सबसे प्योर पानी कौन सा है? पालर पानी। अब पालर पानी है तो आपको बचाना चाहिए, और इसका टेस्ट भी अच्छा मजेदार लगता है। आप रेगिस्तान वाले लोगों से पूछो, पुराने टाइम पर वहां कौन सी इंदिरा गांधी नहर थी, तो अब पूरा पानी बचा रहे हैं। चलिए कैसे बचाओगे सर? सर ये मेरा घर है। क्या है ये? सर मेरे घर की छत है, छत के ऊपर बढ़िया से बादलों से पानी आ रहा है, ये आ रहा है, आ रहा है क्या? घर की छत पे भर गया क्या? सर कुछ नहीं, मैं पाइप लाऊंगा। क्या लाऊंगा? पाइप लाऊंगा पीवीसी के। किसके? बढ़िया से पॉलीवाइनिल क्लोराइड के पीवीसी के पाइप लाऊंगा,
और घर के ग्राउंड में कोर्टयार्ड में क्या कर दूंगा, एक गड्ढा कर दूंगा। क्या कर दूंगा, यहाँ पर पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए संप लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, संप। जो ज्यादा होगा तो दूसरी तरफ निकाल देगा पानी को, कम होगा तो हम इसको यूज कर लेंगे। मतलब ये भर जाएगा ना तो हम उसको साइड में निकाल देंगे। तो यहाँ पर ये टैंक क्या है, टैंक, टंकाज बोलते हैं राजस्थान में। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको पाइप से जब बारिश आ रही है स्टोर कर लिया, फिर हम इसको कब यूज करेंगे, इमरजेंसी में। कब यूज करेंगे, इमरजेंसी में। तो ऐसे तरीके सब जगह पर अलग अलग थे। तमिलनाडु की सरकार ने तो क्या करा, तमिलनाडु ने तो कंपलसरी कर दिया। क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया। अगर कोई बारिश के पानी को नहीं बचाएगा तो उसको हम डिफॉल्टर मानेंगे। उनको आने वाले पानी की समस्या आएगी तो हम पानी भी नहीं देंगे। तो ये कौन सी सरकार है, तमिलनाडु की सरकार है जिसने यहाँ इनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया। अब बात आती है सर, अलग अलग जगह पर हम बारिश के पानी से जो है या बारिश के पानी को बचाते हैं, पहले बूंद को नहीं बचाते। क्यों, फर्स्ट स्पेल ऑफ वाटर डज नॉट यूज फॉर स्टोरेज। क्यों, क्योंकि वो कैसी होती है, अम्लीय, एसिड होती है। एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति की होती है, क्योंकि वायुमंडल में गैसें हैं तो वो पानी के साथ रिएक्ट करेगी तो एसिड ड्रेन करेगी, अम्लीय वर्षा करेगी, तो इसकी वजह से हाँ, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगी तो दिक्कत करेगी, हमारा पेट दर्द होगा। तो हम पहली जो बारिश है उससे हम जो पाइप है उनको साफ कर लेंगे। अब बात आती है सर, पहला तरीका, 5 तरीके पढ़ेंगे। पहला तरीका है खडीनेन जोहड़। क्या नाम है, खडीनेन जोहड़। सर क्या है खडीनेन जोहड़। दूसरा तरीका हम पढ़ते हैं टंकाज। क्या नाम है, टंकाज। तीसरा गुल्लू कुल्लू, गोल्स एंड कुल्स। क्या नाम है, गोल्स एंड कुल्स। और चौथा इनुंडेशन चैनल, मतलब बड़े बड़े गड्ढे, इनुंडेशन चैनल। और बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। लास्ट में तो एक हमारे गेंडाथुर मॉडल दिया हुआ है, गेंडाथुर मॉडल। एक थोड़ा बहुत हमें शिलोंग मेघालय का मॉडल दिया हुआ है, वो भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा, वैसे जरूरत नहीं है। शिलोंग मेघालय का मॉडल दिया हुआ है। बाकी तमिलनाडु तो पढ़ा ही हमने। तमिलनाडु जो है वो कंपलसरी कर देता है किसको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को, कंपलसरी। सही है। तो हम एक एक टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक तो आसान है, खडीन एंड जोहड़। खडीन तो है बेटा जैसलमेर में। कहाँ पर है, जैसलमेर में। और जोहड़ है वेस्टर्न राजस्थान में। कहाँ पर है, वेस्टर्न राजस्थान में। खडीन तो है जैसलमेर में और जोहड़ है वेस्टर्न राजस्थान में। क्या काम करते हैं सर, पानी को स्टोर करते हैं। पानी को क्या करते हैं, और जो मिट्टी है, जैसे आप, खडीन तो यार कुछ नहीं है, एक छोटे छोटे स्क्वायर शेप के ऐसे गड्ढे हैं जो रोड की या मिट्टी की नमी को बनाकर रखते हैं। मॉइस्ट द सोइल, क्या करते हैं ये, मॉइस्ट द सोइल, कि पानी की नमी को बनाकर रखते हैं, मिट्टी की नमी को बनाकर रखते हैं, उनको क्या कहते हैं हम, खडीन। और जोहड़ कुछ नहीं होते, छोटी छोटी कुइयां होती है अपने शेखावाटी में ऐसे, और ये काम करती है, ग्राउंड को रिचार्ज करती है। क्या करती है, ग्राउंड रिचार्ज का काम करती है। नाम क्या है, खडीन और जोहड़, और राजस्थान में फेमस है। कहाँ फेमस है, जानते हैं हम। जोहड़ कोई शेखावाटी की तरफ का है तो जोहड़ कुओं को कहते हैं, छोटी छोटी कुइयां। वह जोहड़ में मर जा तू, छोटी कुई में जाकर मर जा। या नरेगा में क्या खुदवाते हैं हम, खडीन। अरे तुमने देखा होगा ना, रेगिस्तान में हम नमक भी किस विधि से बनाते हैं, खडीन से। पालीवाल ब्राह्मण क्या करते हैं, बारिश के पानी को किस में स्टोर कर लेंगे, बड़े बड़े इस गड्ढों में, और जब धूप आएगी तो पानी तो उड़ जाएगा और बचेगा क्या, नमक बचेगा। भाई नमक भी तो वाष्पीकरण इवेपोरेशन से बनता है।
और इवेपोरेशन से हम बना सकते हैं इसको, आ जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है सटंकाज, क्या नाम है? सटंकाज की साइज। टंकाज की बात करें अगर हम, किसकी बात करें? टंकाज की। और टंकाज कहां पर है? पहली बात तो एक बड़े कमरे के आकार के क्या है, ये टैंक है, और एरिड और सेमी एरिड रीजन में है। एरिड और सेमी एरिड रीजन में, एरिड और सेमी एरिड रीजन में, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में, शुष्क एवं अर्ध शुष्क एरिया जो ऑफ राजस्थान, ऑफ राजस्थान। राजस्थान में भी 3 नाम जरूरी फेमस है, फलोदी, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। बाड़मेर, बीकानेर। एरिड और सेमी एरिड रीजन ऑफ फलोदी, बाड़मेर और बीकानेर के क्षेत्र में एक कमरे के आकार के क्या बना देते हैं हम? बड़े बड़े कमरे, टैंक बना देते हैं, उनको कहते हैं हम टांका। क्या कहते हैं? टांका। और इनकी साइज फिक्स है बेटा, बताइए मुझे लेंथ कितनी है इसकी? लेंथ कितनी है? अरे तू किताब में देख लेता लेंथ। भाई साहब लेंथ मेरे को दो। लेंथ, लेंथ पता होगा तुम्हें, लगभग 2.44 लेंथ है, 4.27 मीटर। 4.27 मीटर तो इसकी लंबाई होती है, क्या होती है? 6.1 मीटर डीप, गहरे। 6.1 मीटर क्या होते हैं? गहरे, डीप होते हैं। और लगभग वाइडर होते हैं ये 2.44 मीटर, ये हैं वाइड, चौड़े होते हैं। 4.27 मीटर लंबे और 6.1 मीटर गहरे और 2.44 मीटर चौड़े होते हैं। और ये कहाँ होते हैं? फलोदी, बाड़मेर और बीकानेर में, अपने शुष्क एरियाज में, अपने शुष्क एरियाज में। अब हम आगे अगर बात करें तो उसको कहते हैं गुल्लू कुल्लू, गुल्स एंड कुल्स। क्या है? ये हिमालय में है। कहाँ पर है ये? हिमालय में। कुछ नहीं, एक ऐसे बोलिए आप, हिमालय में गुल्स एंड कुल्स क्या है? सर्कुलर टैंक। क्या है? जैसे 2 ग्लेशियर है बेटा, क्या है ये? 2 ग्लेशियर। इन 2 ग्लेशियर के बीच जो सर्कुलर टाइप के टैंक है उनको क्या कहते हैं हम? गुल्स एंड कुल्स। कैसे होते हैं ये? सर्कुलर। और ये क्या काम करते हैं? पानी को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? और ये बाद में इरिगेशन के काम लेते हैं वो लोग। किसके काम लेते हैं? यहाँ पर पता होगा उत्तराखंड में एक खेती होती है जिसको कहते हैं हम टेरेस फार्मिंग। क्या कहते हैं? सीढ़ी नुमा खेती। क्या, कौन सी खेती? टेरेस फार्मिंग में इसी से इरिगेशन होती है। टेरेस फार्मिंग में किससे खेती होती है? गुल्स एंड कुल से। और टेरेस फार्मिंग कहाँ पर है? उत्तराखंड में। किस साइज के टैंक है ये? अरे कौन बजा रहा है ये? डट जाना 2 मिनट, चनूने काट रहे किधर है? सर्कुलर साइज के टैंक है उत्तराखंड में। जो सीढ़ी नुमा खेती, टेरेस फार्मिंग होती है, उनमें इरिगेशन के काम आते हैं। और 2 ग्लेशियर के बीच ऐसे शेप है, उनको कहते हैं गुल्स एंड कुल्स। क्या कहते हैं? गुल्स एंड कुल्स। अब हमारे सामने आगे वाला टॉपिक आता है जिसको कहते हैं इनुंडेशन चैनल। क्या कहते हैं? इनुंडेशन चैनल कुछ नहीं है, जब एक नदी बहती है ना, समुद्र में मिलने वाली होती है, तो वो बहुत लंबी ट्रिब्यूटरीज में बहती है। पता होगा, अभी मैंने एक स्टेटस डाला था, एक स्टेटस डाला था, उसमें गंगा सागर का, मेरे मम्मी पापा गए हुए हैं और हमने एक नेशनल पार्क भी पढ़ा था, सुंदरवन डेल्टा, याद है? सुंदरवन डेल्टा वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है। कि गंगा सागर का मतलब क्या है? जब गंगा नदी का सागर से मिलन होता है। गंगा नदी का किससे मिलन हो रहा है? सागर से मिलन हो रहा है। ये गंगा नदी पता ही होगा कि ऐसे बहती है, तो ये सागर में मिल रही है। तो ये वाला जो एरिया है बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल वाला एरिया, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाला एरिया, जब गंगा नदी समुद्र में मिलती है तो दोनों का लेवल सेम रहता है। तो यहाँ पर बहुत लंबे लंबी ट्रिब्यूटरीज में बट जाती है जिसको बोलते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं?
और यहाँ पर एक ट्रिब्यूटरी में बैठ जाती है तो छोटे छोटे चैनल बन जाते हैं। उन चैनल को क्या कहते हैं हम? इनुंडेशन चैनल। पहली बात तो है कहाँ पर ये? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। किसके लिए यूज करते हैं? इरिगेशन के लिए। और ये ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज चैनल है, और किसके काम आते हैं? इरिगेशन के। नाम क्या है? और हमने एक चंबल नदी में भी पढ़ा था। चंबल नदी में क्या पढ़ा था? बड़ी बड़ी पानी जब बहता है तो बड़ी बड़ी गलियां कर देता, उनको गली इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? गली इरोजन। और गली इरोजन भी पानी की वजह से होता है। उनको तो हम रेवाइंस कहते हैं, बीहड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? चंबल के डाकू, पता होगा, बीहड़ ऐसे बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। चंबल नदी जब कोटा से धौलपुर करौली की तरफ जाती है तो बड़े बड़े गड्ढियां, जैसे जिनमें वो घड़ियाल क्रोकोडाइल रहते हैं, तो चंबल के डाकू, तो वो भी इसी की वजह से। पर ये अलग है थोड़ा सा, समुद्र का लेवल और दोनों लेवल तो ऐसे ट्रिब्यूटरीज में बढ़ जाता, तो जिधर ट्रिब्यूटरी जा रही है उसको डायरेक्ट खेत से जोड़ देते हैं वो लोग, तो इरिगेशन के काम आ जाएगा। तो आ गया ये इनुंडेशन चैनल। अब बात आती है हमारे पास जिसका नाम है बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। बम्बू मतलब बांस के पाइप। बांस के पाइप को हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। और कहां पर है ये? मेघालय में। क्वेश्चन आता है सर बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम 200 साल पुरानी टेक्निक है। कितने साल पुरानी टेक्निक है? 200 साल पुरानी टेक्निक है। और ध्यान रखना है मेघालय में। कहां पर है? सर मेघालय में ही क्यों है? क्योंकि वहां वर्ल्ड लार्जेस्ट सबसे ज्यादा बारिश होती है। और कहाँ होती है भारत में सबसे ज्यादा बारिश? मेघालय के मोसिन राम में। क्यों? वहां हमेशा बारिश होती रहती है, 400 mm से भी ज्यादा बारिश होती है। अब यहाँ पर ये मेघालय, तुम्हें पता होगा कि मेघालय कहाँ है? ये मेघालय अपने यहाँ पे। और यहाँ पर मेघालय में क्या करते हैं? ये ऐसे बम्बू के पाइप जोड़ देंगे, और बम्बू के पाइप को इस तरीके से जोड़ेंगे ढलान के तरीके से कि, और बम्बू के पाइप को आधा काटते हैं ये। जैसे मान लो ये पाइप है तो इसको बीच में से काटेंगे तो बूंद बूंद आएगी तो इनमें पाइप में इकट्ठी हो जाएगी। वहां तेज बारिश कम आती, हमेशा बूंद बूंद बारिश चलती रहती। तो क्या होगा? ऐसे अगर में पानी बहकर आएगा और ढलान पर लगाते हैं, जब रोड के ऊपर से क्रॉस करना हो तो ऊपर से पेड़ के ऊपर से दूसरे पेड़ पे बांध देते हैं। अपने बुक में डायग्राम भी दे रखा है बम्बू पाइप को, और ऐसे ढलान पर इनको जोड़ते हैं इस तरीके से। इस तरीके से जोड़ने का काम करते हैं। और ये इंक्लाइंड एंगल पर लगाए जाते हैं, इंक्लाइंड प्लेन्स पर लगाए जाते हैं। मेघालय में फेमस है, कितने साल पुरानी है? और लगभग कुछ मीटर दिया हुआ है, लगभग 100 मीटर का पाइप जो है वो कितने लीटर को स्टोर कर लेता है? 15 से 20 लीटर। 100 मीटर के पाइप कितना पानी लेकर चले जाते हैं? 15 से 20 लीटर जो है पानी लेकर जाते हैं। इसकी एफिशिएंसी भी दी हुई है, क्योंकि क्या होता है बांस के पाइप में थोड़ा लॉस भी होता है। कितनी एफिशिएंसी होगी? हाँ, 20 से 80 ड्रॉप जो है वो क्या हो जाती है इसमें, है ना, लॉस हो जाती है। लॉस हो जाती है, इतनी कम मतलब बूंद गिर जाती है। क्यों? क्योंकि बांस के पाइप में क्या होता है, जब एक पाइप को दूसरे पाइप से तो गैप रह जाता है, तो उसमें जो है लॉस हो जाता है। मतलब एफिशिएंसी ठीक ठाक है। कितने साल पुरानी है? 200 साल पुरानी। तमिलनाडु तो कर ही लिया अपन ने, बम्बू ड्रिप इरिगेशन इनुडेशन कर ही लिया, टंकाज कर लिया, खड़ी ने जोहड़ कर लिया। अब आता है गेंडा। क्या आता है? गेंटा थूर। क्या नाम है? गेंटाथुर कुछ नहीं, एक गांव है, रिमोट विलेज है, मैसूर कर्नाटक का। गे, हाँ, गेंडा थूर कहाँ का है ये? मैसूर कर्नाटक का है। मैसूर कर्नाटक का एक रिमोट विलेज है। रिमोट विलेज है। इसमें कुछ घर है। इसमें कितने घर होंगे? लगभग 200 घर। कितने घर है? लगभग हर घर पानी को बचाता है। हर घर क्या करता है?
एक घर लगभग एक साल में कितना लीटर पानी बचा लेता होगा? 50,000 लीटर। कितने लीटर? तो बताइए एक साल में 200 घरों ने कितना पानी बचा लिया? करो, एक के पीछे 10 के पीछे 7 जीरो, 10 के पीछे 7 जीरो का कितना मतलब होगा? 1 करोड़। 10 करोड़ कितना? 10 करोड़ लीटर बहुत ज्यादा हो गया भाई साहब। 10 करोड़ लीटर बहुत ज्यादा हो गया, तो लोग इससे इंस्पायर्ड है। यहाँ पर ये लगभग कितनी परसेंट होगा? कुछ परसेंट दिया है कि इतनी रिक्वायरमेंट है, लगभग 70-80% पानी की रिक्वायरमेंट ये खुद ही कंप्लीट कर लेते। नाम क्या है? गेंडाथुर, मैसूर, कर्नाटक। देखो शिलोंग जो है ना, शिलोंग का भी एक मॉडल दिया हुआ है, ये लगभग 55 किलोमीटर दूर है मेघालय से, मोहसिन राम से। किससे? मोहसिन राम मेघालय से लगभग कितना दूर है ये? 55। जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है उससे कितना दूर है? फिर भी यहाँ बहुत बार पानी की शॉर्टेज रहती है, अक्यूट शॉर्टेज रहती है। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ी के दूसरी तरफ है। जैसे तुमने सुना हो नाम गारो खासी जयंतियां, 3 पहाड़ियां हैं मेघालय में। कितनी पहाड़ियां हैं? जैसे गारो खासी जयंतियां यहाँ मेघालय है, तो यहाँ पर गारो खासी जयंतियां 3 कंटिन्यूस है। ये खासी हिल्स है ना, खासी बीच में, गारो खासी जयंतिया, जो खासी की पहाड़ियां हैं, यहाँ सबसे बारिश ज्यादा बारिश होती है। और यहाँ पर ही है मोहसिन राम। क्या नाम है? मोहसिन राम। यहाँ सबसे ज्यादा बारिश पहले चेरापूंजी में होती थी, अब क्या है, शिफ्टिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, तो यहाँ होती है। तो यहाँ से कितना दूर है? शिलोंग तो पता होगा मेघालय की कैपिटल है। मेघालय की क्या है? कैपिटल है। तो इस तरीके से अपना जो है, बाकी तमिलनाडु पहला स्टेट था ही। इस तरीके से अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। नाम क्या था चैप्टर का? वाटर। लगभग अपने 1.5 घंटे के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट है। 57 मिनट ये हैं, 30 मिनट पहले के हैं। ठीक है, धन्यवाद, आप जा सकते हैं।